नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और ये हमारा आज का हिंदी का सेट 4 होने वाला है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ पे हैं किशन श्रीवास्तव जी, जिल बिल्कुल अमन है। और कौन भैया? साहिल है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आशीष है। एकदम बढ़िया। कैसे हैं आप? अनूप है, राहिल है, सुनील है। और कौन भैया? कृष्णा है, नीरज है, अंकुश है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। और हमारी 3 क्लासेस खत्म हो चुकी और ये हमारी आज चौथी क्लास है। हम लोग 10 सेट तक करेंगे, 10 से 12 सेट आपसे बोले हैं। हमें लग रहा है यार 7-8 सेट में ही ना आपका काम हो जाए, क्योंकि जब मैं बनाता हूँ तो मुझे लगता है ना, देखता हूँ कि क्या क्या आपको देना है। जैसे कि जीवन परिचय उरिचय तो भाई साहब खत्म ही है, अब ज्यादा उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। हालांकि कल एक और करवा देंगे, हो जाएगा बिल्कुल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और आपने क्लास को ज्वाइन किया इसके लिए धन्यवाद, ठीक है ना, तहे दिल से। बिल्कुल मोहित, अंकुश, सागर, कृष्णा, रिंकू, राहुल, संदीप, प्रिंस, शिवांगी। जी हाँ, और कौन है भैया यहाँ पे? रोहित, अतुल, अनामिका, तरुण और जुनैद, अनुराग, हर्ष। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे आप सब? अरे करेजा लो एकदम बढ़िया चौचक। अरे होगा, आल्ट वालों का भी होगा, सभी कल्याण होगा। थोड़ा टाइम दो यार, अभी आल्ट वाली इसको तो रंजीत भाई इसको ही लो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, उनका भी कल्याण होगा, ठीक है ना। हर्षित, और कौन भैया? नवदीप, मोहन। हाँ, समाजशास्त्र का देखते हैं, करवा देंगे सिविक्स का, ठीक है ना। और पिछले तो यहाँ पे हमारा ये हमारा सेट 4 है। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा, ठीक है ना। और 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा ये सब। तो आपको पता ही है कि 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। कितना चाहिए सर जी आपको? 33 नंबर पास होने के लिए इसमें चाहिए, ठीक। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट जो रहेगा ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेगा सर? निर्धारित रहेगा। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, खंड क खंड ख। ऑब्जेक्टिव जितना करवा रहे इतने पढ़ना, इससे बाहर मत पढ़ना यार, इतने में आपका हो जाएगा। अब हम लोग टाइम को कम करते हुए फास्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना, मतलब तेजी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका पीडीएफ कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ। फिजिक्स की चलेगी यार, टेंशन ना लो। आशीष जी, सुबह सब कुछ आएगा, थोड़ा टाइम दो यार। अकाउंट का जितना भी है, ये कौन है यार? ये एक एक बच्चा कमेंट किया है थोड़ा सा। सर क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है यहाँ पे? कमेंट किया था एक बच्चा, जस्ट सेकंड, हम उसका कमेंट पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि ज्यादा कमेंट आ रहा है ना। फिर से कमेंट करो यार, जो हिंदी में बच्चा लिखा था। हाँ, करेगा एक बार फिर से लिखो कि हम गरीब हैं कुछ करके कमेंट लिखा गया था। फिर से कमेंट लिखो यार, मैं देखना चाहता हूँ क्या लिखे थे आपने। इंग्लिश कब से पढ़ा रहे हो? आएगा हिंदी के बाद इंग्लिश ही, बायोलॉजी की भी आएगा, टेंशन ना लो। अकाउंट का 1-2 क्लास दे देंगे अनुराग, जो आल्ट की है वो इस बार की जितनी भी आपको नहीं दे पाएंगे सूट प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन ना लो, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, बता देंगे कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बहुत क्यूट है भैया, आप क्यूट हो यार, मैं क्यूट हूँ, आप ही बताओ यार। हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया आप लोग हो यार। आप लोग को तो बातें ही मत करो, बहुत चौचक लगते हैं आप लोग, एकदम बढ़िया वाले, एकदम है कि नहीं। लव यू टू यार। राम कोई करके है, राम परवेश भैया हैं। बहुत तगड़ा आप लोग कमेंट करते हैं यार। बायो चलेगा यार, लालू लालू टेंशन ना लो भैया, सब चलेगा। आज मेरा बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे कर दो भैया। कमल का, कोमल का है क्या? कोमल राजपूत का बर्थडे है, करें गुरुदेव, विश कर दीजिए, हैप्पी बर्थडे कोमल जी। भगवान करे आप 200 साल जिए और अगले प्रधानमंत्री आप ही बने, ठीक है ना। वंश कोई गरीब नहीं है, एक बात बता दे, कोई गरीब नहीं है। आज की दुनिया में गरीब सोचना ही पाप है। गरीब से निकलना सीखे भाई, ठीक है ना। गरीबी को अपने ऊपर हावी मत दो यार। लव यू टू यार, ऑल स्टूडेंट लव यू टू। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, टाइम बर्फ खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स का कह रहे हैं सर, मैथमेटिक्स की क्लासेस क्या, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर पे काम चल रहा है, कोशिश करेंगे आपको हम दे देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ आ जाएगा, चिंता मत करिए। जिसकी क्लासेस नहीं हो पाएगी आपको मैं पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं आपका, पहले हम लोग 3 क्लासेस देखेंगे। सबसे पहले पहले हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी कंप्लीट होगी। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, और पेपर भी प्रोवाइड करेंगे आपको सिलेबस, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जिसमें आपको सिलेबस पढ़ना है, इसलिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो दिया है। 10 घंटे लगेंगे, 10 चैप्टर कवर, पढ़ लो, हैंड रिटेन नोट्स। वही अभी आप 29 रुपए देते तब आपको मिलता, और मैं आपको वीडियो वीडियो सब कुछ दिया, 200-200 रुपए लगता है उसका।
हालांकि सभी बैच मैंने अनहाइड कर दिया है, नहीं तो 300-300 रुपए देते थे एक एक क्लास का लेने के लिए, आपको 101 रुपए में सब कुछ दिए भाई, मैं भी आगे पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए। चलिए सर, पहला यहाँ पे प्रश्न है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है, याद कर लीजिए, चंद छंद वर्णन की महिना, चंद छंद वर्णन की महिना खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सर, यह ब्रज भाषा खड़ी बोली के मिश्रित रूप में लिखी गई रचना है, इसे खड़ी बोली गद्य लेखन की पहली कृति माना जाता है। इसके जो लेखक है सर जी, मुंशी कौन है भैया, मुंशी सदा सुखलाल हैं। लेखक कौन है, मुंशी सदा सुखलाल, सदा सुख लाल हैं। देखिए यहाँ पे मुंशी सदा सुख लाल हैं। अगला यहाँ पे कामायनी, ये चार तीनों ऑप्शन भी देखेंगे। कामायनी किसकी रचना है, मैंने आपको बताया है, यह एक महाकाव्य है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यह एक महाकाव्य है कामायनी, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। श्री प्रवास हरिऔध जी की, हरिऔध जी की कृति है, कृति खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, लेकिन यह पद्य में नहीं है, लेकिन यह पद्य में नहीं है। तो प्रिय प्रवास जो है हरिऔध जी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। रामचरितमानस, यह तुलसीदास की रचना अवधी भाषा में लिखी गई है, न कि खड़ी बोली में, न कि खड़ी बोली में। तो रामचरितमानस किसकी यह रचना है, तुलसीदास की है। ऑप्शन से भी ऑप्शन हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वही पलट के ऑप्शन एग्जामिनर पूछता है, बाहर नहीं आता यार, बेफालतू में परेशान मत होना, इतना हिंदी पढ़ लो, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विवेक, अच्छा, चलिए पीडीएफ डाल देंगे, सपना टेंशन ना लो, पीडीएफ डाल देंगे, ठीक। सब पहले इंग्लिश या फिजिक्स पढ़ा दिए। हाँ अभिषेक यार, फिजिक्स का भी यार सब हो जाएगा, जनवरी तक टाइम दो यार, जनवरी तक टाइम दो, मैं आपसे लिया हूं ना, दिसंबर जनवरी में तब तक खत्म हो जाएगा यार, बहुत वक्त है, सब खत्म कर देंगे उसके पहले। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट। तीन ऑप्शन और बच रहे हैं, देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, यह ब्राह्मण नामक पत्र के क्या थे, संस्थापक थे। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, यह कवि और लेखक थे, लेकिन किसी पत्रिका को इन्होंने संपादित नहीं किया था, यानी किसी प्रकार का पत्र इन्होंने नहीं लिखा था। लेकिन बद्रीनाथ चौधरी जो प्रेमघन जी हैं, यह कवि और लेखक थे। बालकृष्ण भट्ट यह हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन तथा कविवचन सुधा जैसी पत्रिकाओं से जुड़ी रहे। पेपर में आता है कि कवि वचन जो सुधा पत्रिका यह किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यार मैं सच बताऊं ना, तो आज मैं इंतजार कर रहा था यार, थोड़ा मेरा सरदर्द हो रहा है एक्चुअली में यार, खुद का इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का ना, मेरा एग्जाम है गवर्नमेंट यार, मैं जेई की तैयारी करता हूँ, जूनियर इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी इरिगेशन विभाग में, जैसे जेयू नहीं बनती, उससे मेरी वैकेंसी आई थी, मेरा निकल गया था फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में क्या है कि 5,000 नौकरियां हैं, 15,000 बच्चे हैं, और बीटेक वाले भी हैं, लेकिन बीटेक वाले कोर्ट चले गए हैं, हालांकि उनको निकाल दिया जाएगा। तो कुल मिला के 15,000, मतलब सोचिए 5,000 नौकरी, 15,000 बच्चे हैं, तो यार अगर पढ़ लेंगे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, है कि नहीं। तो फिर मिठाई उठाई बांटा जाएगा आप लोगों को, लेकिन वही यार पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसको लेके बहुत ज्यादा चिंता है, एकदम एकदम दिमाग एकदम स्ट्रेस में रहता है 24 घंटे, ठीक है ना। बट कोई ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, वो आपको पढ़ाना भी रहता है, खुद का पढ़ना भी रहता है, सारी क्लासेस अटेंड कराते हैं यूट्यूब का, हर एक चीज, आपका कोई इशू ना हो, हम वो चीज भी करते हैं। तो यार आप लोग मेहनत करें, जितना मेहनत करेंगे उतना ही सफल होंगे। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है सर जी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन और बच रहे हैं, एक एक देख लेते हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह, यह किसका है, तो मेरा जो जीवन प्रवाह है, सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की आत्मकथा है। किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का आत्मकथा है। मेरी यह सफलताएं, यह महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो कि सत्य के प्रयोग से प्रेरित है, और इसके जो लेखक हैं कौन भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह क्या है, किताब है, क्या है, पुस्तक है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, पेपर में आता है, तो भैया आत्मकथा है, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगला यहाँ पे अपनी खबर, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के खंडों में से एक है, यानी कि अपनी जो खबर है इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि किस विधा पर आधारित है, आत्मकथा है, नोट कर लीजिएगा। अगला है अतीत के चलचित्र, किस विधा की रचना है, संस्मरण है। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, संस्मरण है। और इसके लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, कौन भैया, महादेवी वर्मा।
एक आता है बहुत फेवरेट प्रश्न, यामा। यामा जो कृति है किसकी भैया? महादेवी वर्मा की है। करेजा याद कर लीजिए। बायोलॉजी का आएगा, प्लीज टेंशन ना लो। सर आर्ट वालों का क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश क्लास कब मिलेगा? देखिए रंजीत, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले पढ़ लो भैया, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसकी प्राइस 102 रुपए भी रखते हैं या 202 रुपए भी रखते हैं तब भी बहुत बड़ी चीज नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदी का केवल बेच दे रहे हैं 200 में। सोचिए यार, मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मतलब सभी का 100 200 रुपए लेते, मैं तो 100 रुपए में सब कुछ दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको मैं सीधा ही बोल दिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि आर्ट वालों का इस साल के पेपर उपलब्ध करवा देंगे, कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करके वीडियो दे देंगे। कम से कम आप हिंदी और अंग्रेजी तो तैयार कर लो यार, कुछ तो तैयारी हो जाएगी। बाकी तो आप क्वेश्चन बैंक उठा के भी आप दे सकते हैं, कुछ है नहीं, छापने का बस तरीका होना चाहिए, काम खत्म। कोशिश करेंगे कि उनको प्रोवाइड कर देंगे, आप परेशान मत होइए। हमें झूठ बोलना नहीं आता सर, आपको पता होगा, जो रहता है स्पष्ट तौर पे बता देते हैं। झूठ क्या बोलेंगे यार, कहाँ लेकर जाएंगे हम सब कुछ, है कि नहीं? राजकुमार कनौजिया कौन सा गलत है? कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत है क्या? हाँ, अच्छा गुलाब राय वाला गलत है। कहाँ पे भैया गुलाब राय वाला? कहाँ पे है? मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, ये है क्या? ये है क्या मेरी असफलताएं है क्या? मेरी असफलताएं क्या बाबू गुलाब राय की आत्मकथा, क्या मेरी असफलताएं क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा यार, इतना याद नहीं होता, देख देख लेना। क्या बाबू गुलाब राय की जो आत्मकथा है, मेरी असफलताएं हैं, अपनी खबर यार मेरा जीवन प्रवाह। बट यार मुझे तो यही मिला, बाकी आप थोड़ा चेक कर लेना, इसको चेक कर लेना, इसको स्टार पॉइंट में डाल देना, चेक कर लेना इसको, चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है ना। चेक कर लेना। हम अपनी गलतियों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते भैया, बहस नहीं करते कि यही सही होगा, ये फालतू वाला काम नहीं है कि नहीं। अतीत के चलचित्र, यह एक स्मरण है जिसका लेखक है महादेव वर्मा है। अगला है जीवन और दर्शन के रचनाकार है। जीवन और दर्शन के रचनाकार है भैया डॉक्टर संपूर्णानंद है। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है भैया? डॉक्टर संपूर्णानंद है। करे जाए, है कि नहीं? सर जी अपना नंबर दे दो। आदित्य यार बैच ले लिए, नंबर ही नहीं पता मेरा, लिख लो 95 69 08 54 27। नीचे चल भी रहा है, देखिए 95 69 08 54 27। जीवन और दर्शन के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और राय कृष्णदास रामवृक्ष बेनपुरी, इनको इनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी है भैया, यहाँ पे कौन है भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कविता कौमुदी, संपत्ति शास्त्र और साहित्य संदेश है। राय कृष्णदास, इनकी प्रमुख कृतियां कला और संस्कृति, भारतीय चित्रकला है। रामवृक्ष बेनपुरी रचनाओं में माटी की मूर्तें, जयप्रकाश और चिता के फूल इत्यादि शामिल हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे है दूसरे का हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर की रचनाकार भैया कौन है? अज्ञेय है। कौन है? अज्ञेय है, ठीक है ना। पहले भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, अब इनके भी देख लेते हैं ऑप्शन पूरा खोल के। तो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश और त्रिशंक। भवानी प्रसाद की प्रमुख कृतियां बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश और त्रिशंकु हैं। बालकृष्ण शर्मा बोले तो नवीन, शर्मा बोले तो नवीन, इनकी प्रमुख कृतियां कुमकुम, प्रभा, अपलक आंखें हैं। नागार्जुन की बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियां युगधरा, हरिजन गाथा और बलचनामा है। बलचनामा है, यह नागार्जुन की कृतियां हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। हरिऔध जी की कृति नहीं कौन सी भैया? चित्राधार हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो चित्राधार यार भाई यार थोड़ा मिस्टेक है क्या यहाँ पे? हरिऔध जी की कृति नहीं भैया, चुपते चौबदे जो है हरिऔध जी की कृति नहीं है। चित्राधार, प्रवास और वैदेही वनवास, ये तीनों तीनों हरिऔध जी की कृति हैं, लेकिन चुपते चौबदे जो है यह हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो चुपते चौबदे किसकी कृति है भैया? बाल कृष्ण शर्मा बोले तो नमीन की कृति है। बाल कृष्ण बोले तो नमीन की कृति है। हाँ विवेक भैया बोलो ना, यहां तक समझ आएगा बच्चे को? हरिऔध जी की कृति कौन सी नहीं भैया? हरिऔध जी की कृति चुपते चौबदे नहीं है, चित्राधार है, प्रवास है, वैदेही वनवास। हरिऔध जी की कृति है, चुपते चौबदे नहीं है, तो किसकी है भैया? या बाल कृष्ण शर्मा बोले तो नवीन की है। एक बार बोलिए कमेंट में, लालू, प्रीति। सर मुझे एक दंतु है, प्रीति रानू का भैया हुआ। पीडीएफ वही मिल जाएगा, बैच के अंदर ही मिल जाएगा आपको पीडीएफ इसका, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक का?
कमेंट बॉक्स में यार छापो यार, आप लोग पता नहीं कहाँ हैं आप लोग। अगला है साहित्य लहरी के रचयिता हैं भैया सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है भैया? सूरदास। बात करते तुलसीदास, कबीर और आचार्य केशवदास, इनके बारे में देख लेते हैं। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास, याद रखिएगा कौन है भैया? सूरदास है, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे है शहनवाज, कह रहे हैं कि सर हम आज ज्वाइन हुए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आज ज्वाइन हुए यार, कोई दिक्कत नहीं यार, पूरा पढ़ लो, रिकॉर्डेड में आपको मिल ही जाता है यार, वैसे भी आपको रिकॉर्डेड में मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं यार। हमारे साथ मेहनत मेहनत बस करिए, हो गया, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री वेमिस्ट्री का सब आएगा यार, सब हम आपको दे देंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे देंगे। सत्यम जनवरी तक फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हम साथ साथ सेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने 1 शॉर्ट चैप्टर प्रोवाइड किया है। सबसे पहले आप बैच के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का A1 शॉर्ट वीडियो है, उसको पढ़ लेना, नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद जो मैं 7 सेट दूंगा पढ़ लेना, हो जाएगा। लेकिन आप जब तक उसको फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 शॉर्ट जो आपको दिए उसको नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। आल्ट का भी देखो लगवा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। काय में कंफ्यूजन हो रहा है हो अनामिका भैया? शालिनी बोल रही है अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, कौन सा? चलिए अगला यहाँ पे है सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कविवावती। कौन है भैया? कवितावली और कौन है? दोहावली है। और ये राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, पेपर में आता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास। एक बात ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव जो है वो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कभी किताब में मिस्टेक होता है, कभी क्वेश्चन बैंक में मिस्टेक होता है, कभी हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। कभी गूगल भी मिस्टेक दे देता है। हाँ, तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है ना। कि ऑप्शन को देखो, वहां पे देखिए सर ये ऑप्शन सही था, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन सही था। जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तो जो बोर्ड होता है ना वो सीधा कहता है भाई साहब इसका नंबर सभी को दे दो। कभी कभी बोर्ड भी कंफ्यूजन हो जाता है, बोर्ड भी गलत ऑब्जेक्टिव डाल देता है। जो बोर्ड डालता है वही हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, अलग से कोई भी मैं ऑप्शन नहीं डाला हूँ। फिर यहाँ पे है सूरदास। सूरदास के बारे में, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, पेपर में आता है। कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं सूरदास। इनकी प्रमुख रचनाएं साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसावाली, पेपर में आता है। साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं। कबीर की बात करें तो यह निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। सखी, सबद, रमौनी, इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं सर, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है यहाँ पे सर आपका आचार्य केशवदास। तो आचार्य केशवदास रीत काल के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रसी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रतन बामनी है। क्या है? रतन बामनी है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? वीणा से है। किस कृति से अवतरित है? वीणा से है। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है भैया? वीणा से है, ठीक है ना। अन्य विकल्पों की यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। अब बात करते हैं गुंजन की, क्योंकि ये भी तो ऑप्शन में यहाँ पे है। गुंजन, वीणा, पल्लव और युगांत। तो यहाँ बात करें गुंजन की। गुंजन भैया तो यह काव्यकृति महादेव वर्मा की है। वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पल्लव सर किसकी है? पल्लव भैया सुमित्रानंदन पंत की है। युगांत भी क्या है? सुमित्रानंदन पंत की है। इतना समझ में आया क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए। ठीक है, देख लेना यार। अंकुश दिया है उसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो सेक्शन है ना, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान, वहां पे 1 शॉर्ट वीडियो मैंने दे दिया है, देख लेना, ठीक है। लालू भैया कौन सा है? अच्छा, लालू डेली चलती है 9 बजे यार। अर्जुन, अच्छा नए हैं, सुंदरम यहाँ पे नए हैं। चलिए अगला यहाँ पे दूसरे सप्तक के कवि हैं। क्या भैया? दूसरे सप्तक के कवि हैं। कौन है भैया? गिरिजा कुमार माथुर जो भाई साहब हैं, यह दूसरे सप्तक के क्या माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। गिरिजा कुमार माथुर दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1950 के दशक में प्रकाशित हुआ था। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष पेपर में आता है 1950 के दशक में हुआ था, जिसमें प्रमुख रूप से नई कविता के कवि थे। यहाँ तक क्लियर है क्या? दूसरे सप्तक का प्रकाशन, प्रथम सप्तक का प्रकाशन, ये पेपर में खूब खूब आता है। अरे अजय यार,
तरुण क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बोल देना। कोई ना माही, कोई ना, कोई ना। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में छापो बना आगे की ओर चले यार। टाइम नहीं बर्बाद करना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है, करे जा बिल्कुल नहीं। हाँ, सर वन शॉट कहाँ पर मिलेगा फिजिक्स का? राम प्रवेश भैया, जब सामान्य हिंदी का बाना करे जा। देखिए, एक में लाइव चल रही, एक बगल में आएगा कंटेंट। आप लोग एप्लीकेशन नहीं चलाना जानते क्या? आप देखेंगे एक में बगल में लाइव आता है और उसके बगल में कंटेंट रिकॉर्डेड का सेक्शन दिया है। रिकॉर्डेड में क्लिक करेंगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब कुछ दिया है। तो सिम जाके पढ़ लेना, उसके अंदर खोलते चले जाओ ना। हम सेट कर देंगे आज, अगर नहीं सेट होगा तो वो चीज। ठीक है, अगला आपका गद्यांश आएगा। क्या आएगा? गद्यांश। सर 10 नंबर का गद्यांश आएगा। हम आपको 10 सेट तक करवा देंगे, इतने में आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। गद्यांश उद्यांश अगर आपको लगता है तो एक्स्ट्रा पढ़ना, इतने में आपका पूरा कवर हो जाएगा। जिम्मेदारी मेरी है, परेशान मत होना, ठीक है ना? अगर लग रहा है नहीं गुरुदेव हमें और पढ़ना है, तो भाई पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जस्ट सेकंड आ रहे हैं हम यहाँ पे। हेलो, चलिए भाई। देखिए, अब कह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव में समझा दीजिए, चलिए हम समझा दे रहे हैं। इसमें समझना कुछ भी नहीं, ज्यादातर यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे है, दूसरे शतक के कवि माने जाते हैं। पेपर में देगा दूसरे शतक कवि, तो सीधा बोले गिरजा गिरजा कुमार माथुर। अब भैया ठीक है, गिरजा कुमार माथुर तो दूसरे शतक के कवि हैं, लेकिन यह किस वर्ष में प्रकाशन हुआ था? 1950 में। ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर देखिएगा, यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? आप सीधा बता देंगे सर वीणा से। किससे है सर जी? वीणा से नौका विहार लिया गया है। ठीक, चलिए हम बता दिए कि नौका विहार जो है ये सर जी वीणा से लिया गया है। लेकिन अब वीणा के सर लेखक कौन है, कवि कौन है? गुंजन के कवि कौन है? पल्लव के कवि कौन है? युगांत के कवि कौन है? तो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी है। गुंजन महादेव वर्मा की है, वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, पल्लव सुमित्रानंदन पंत का है, युगांत सुमित्रानंदन पंत का है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। इसमें कुछ रटना उटना नहीं है, यहाँ पर कुछ रटना उटना नहीं है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान नहीं होना है, आराम से खोलो, जो यहाँ पे बता दे रहे हैं उसको 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा डेप्थ में जाके। ठीक, अगला यहाँ पे आपका क्या है सर जी? गद्यांश है। क्या है? गद्यांश जो है ये आपका 10 नंबर का है। यहाँ गद्यांश क्या है? मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की कद्र करता हूं, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में क्या है? सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा और आपके यकीन से भी क्या है सर जी? यह परे है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहला एक सवाल होता है 2 नंबर का कि ये सर कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? जब भी आपको दिखाई दे सर जी भौतिक वस्तुओं की सोच रखना गलत बात नहीं है। यानी कि मैं आपसे बोला हूं कि जब तक आप भौतिक वस्तुओं की सोच नहीं रखेंगे तक सर आगे बढ़ेंगे कैसे? मान लीजिए अगर आप घर का सर जी सोच नहीं रखते कि सर हमें घर बनवाना है, ठीक है ना, हमें बाइक लेना है, हमें आईफोन खरीदना है, तो सर पैसे कमाएंगे नहीं। और जब हम सर इसकी सोच नहीं रखेंगे तब तक हम पैसे नहीं कमाएंगे। यानी कि अगर आप चाहें तो एक आपको एक साइकिल मिल जाए, अगर आप उसी में खुश हैं तो आप पैसे ज्यादा कमाने के लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको बीएमडब्ल्यू चाहिए तो बीएमडब्ल्यू के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? जब आप कमाएंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, मतलब जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने क्या किया था भैया? भौतिक वस्तुओं की सोच रखा, जैसे कि भौतिक वस्तु मिसाइल की, कि भाई हमें आसमान में लेके जाना है, तभी तो उन्होंने मिसाइल की खोज की थी। तो डायरेक्ट बताइए, जब आपको ये शब्द दिखे, कौन कौन से ध्यान देना?
समृद्धि और अध्यात्म शब्द दिखे, और मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, यहाँ पे भौतिक वस्तु दिखे, यहाँ पे देखिए वस्तु यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे एक और आ रहा है भौतिक वस्तु। जब आपको ये शब्द आपको दिखाई दे, जब आपको ये शब्द आपको दिखाई दे, तो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है हम और हमारा आदर्श पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जिसके लेखक कौन है भैया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी हो पाएगा तो सर से कहेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स देन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। आपको बस पेपर मिलेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। कैसा क्या होगा, वो मेरी जिम्मेदारी देने की, ठीक ना? बाकी आप चिंता मत करिए, जितना हो पा रहा है हम लाइव ले रहे हैं। बाकी क्या आपको अगर हो पाएगा तो हम सर, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा उतना आप जल्दी से कवर करिए, लाइव में अपना टाइम बर्बाद मत करिए। हम बोल रहे हैं ना सर, जितना हो पाएगा मैं लाइव पढ़ाऊंगा, और बाकी के मैं रिकॉर्ड आपको दे दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूं, ताकि जल्दी चीजें कवर हो जाएं और आप अपने तैयारी को बूस्ट दे पाएं। हमें केवल वही सिलेबस पढ़ना जो हमारे पेपर में आने वाला है, तो उसकी चिंता मत करिए, उसके लिए मैं हूं यहाँ पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला यहाँ पे रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। सर रेखांकित अंश का आशय क्या है? कुल मिला के यहाँ पे जो है, प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखेंगे, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। अब क्या करना रहता है, आप अगर इसी को सेम टू सेम एग्जाम में छाप देंगे तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा, नंबर कटेगा नहीं, याद रखना, आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको सर 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका हिंदी क्या लिखेंगे, मतलब बढ़ा चढ़ा के, कि रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूल के बगीचे में पहुंच जाएं, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं, जहां तक यह आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि आपको क्या करना है, इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप सेम टू सेम एग्जाम में छाप के आइएगा, आपका काम हो जाएगा। अंकुश भाई आपका काम हो जाएगा, पद्यांश गद्यांश कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, सब मैं आपको बता दूंगा, जो बताने से उससे बाहर नहीं आएगा, याद रखना। ठीक, अब अगले का देखिए, हम आपको आंसर करना सिखा रहे हैं, आंसर करना सिखा रहे हैं। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है? भौतिक समृद्धि के महत्व में लेखक की क्या मान्यता है? तो ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो लेखक जी कहते हैं कि भौतिक, देखिए यहाँ पे, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है, या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। यानी भौतिक समृद्धि के प्रति लेखक कहते हैं कि आप भौतिक वस्तुओं के प्रति या भौतिक वस्तु की इच्छा रखते हैं तो किसी भी दृष्टि से वो गलत नहीं है, गलत नहीं है। ठीक है तरुण, हम बायोलॉजी के और सारे उसमें करवा देंगे, टेंशन ना लो। अजय जी केमिस्ट्री के लिए सर से पढ़ाएंगे भैया, अजय केमिस्ट्री के लिए सर हैं, वो फिजिक्स और सर उनका रिकॉर्ड करके आपको दिलवा देंगे, ठीक है ना? चलिए सब मिल जाएगा, परेशान मत होइए आप, टाइम दीजिए, जनवरी तक सब कंप्लीट करवा देंगे हम। यहाँ पे अगला है, क्या लिखेंगे इसमें, इसका आंसर देख लीजिए। भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मानता है कि भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई साहब? अरे सब आएगा जी, सब आएगा, टेंशन ना लो। अगला यहाँ पे, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए? इसका आंसर यहीं पे ढूंढिए। देखिए,
मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम, क्या भैया, न्यूनतम यानी कि थोड़ा वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा हूं, व्यतीत कर रहा हूं। अर्थात लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से ढूंढ ढूंढ के आपको क्या देना है सर, आंसर देना है। ठीक, अगला यहाँ पे भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, इसका आंसर इसी में देखिए, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है। तो भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर यहां से निकलेगा, जब शुरू से पढ़ेंगे तो तब। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। अब इसी से ये जुड़ा हुआ लाइन, उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूं। फिर यह अगले वाली लाइन जुड़ गई, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की कद्र करता हूं। फिर आगे वाली लाइन जुड़ी, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। क्या लाती है अपने साथ भैया, सुरक्षा और विश्वास लाती है। तो भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। यहां तक किसी को डाउट है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। यहां तक किसी डाउट है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक, चांदनी नहीं, कोई नहीं शिवम, किसी का चार्ज नहीं देना, सब हम इसी में उपलब्ध करवा देंगे, टेंशन ना लेना है, सब इसी में हम दे देंगे। ठीक, करवा देंगे, आपको अलग से कुछ नहीं देना है। नुल्ला जी कुछ नहीं भैया, सब इसी में आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो। लालू पहले हम हिंदी खत्म कर देते हैं, उसके बाद इंग्लिश खत्म कर देते हैं। इंग्लिश का यार रिकॉर्ड और लाइव दोनों करके खत्म कर देंगे जल्दी से, ठीक है ना, उसमें ज्यादा नहीं, 700 सेट कर लेंगे, 6-7 सेट, इतने में काम हो जाएगा। वही सेट करेंगे जो आपके पेपर में आएगा, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। और उसके बाद जीव विज्ञान भी साथ में चलेगा, ठीक, ताकि जल्दी कवर हो जाए। आ गया, सब डन है बिल्कुल। अनूप, लालू पढ़ाएंगे, अमित, अमित पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे यार। बोलो विवेक, पहली लाइन कौन सी भैया, पहली लाइन ये भैया सेम टू सेम है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अब यही अगर राष्ट्र का स्वरूप से होता तो यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप डाल देते, यहाँ पे वासुदेव अग्रवाल। अशोक का फूल होता तो यहाँ पे अशोक का फूल डालते, यहाँ पे डालते हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे क्या है आपका पद्यांश। ये पद्यांश तैयार कर लीजिएगा, ये वाला पद्यांश दिखे तो डायरेक्ट आंसर ठोको यार, बना बना के, मैं सिखा रहा हूं ना। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का आएगा सर। क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। जल पंजनगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वश भी तेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों न चूके। सबसे पहले ये वाला तैयार कर लेना भैया, ये वाला तैयार कर लेना पद्यांश, ठीक है ना, यहां से यहां तक आपका पूरा पद्यांश है, इसको तैयार कर लेना। मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे है आपका कि उपयुक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त है। क्योंकि प्रश्न क्या था कि पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो ये कहां से लिया गया है, साकेत से लिया गया है। और इसके कवि कौन भैया, मैथिली शरण गुप्त है। फिर यहाँ पे है उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, तो कैकेयी का संवाद हो रहा है। अच्छा इसको सर साकेत, साकेत बोलिए आप, फिर कैकेयी अनुताप बोलिए, क्या बोलिए, कैकेयी अनुताप, अनुताप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है क्या, प्रोजेक्ट पीडीएफ देख लेना यार, ठीक ना। तो याद रखना उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है कैकेयी अनुताप अर्थात साकेत से अवतरित है, और इसके कवि कौन है भैया, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे है, यहाँ पे आपका उपयुक्त पद्यांश किसका संवाद हो रहा है, किससे संवाद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है। फिर यहाँ पर है कि वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे, वे ज्वलित भाव किसमें जागे थे,
तो वे जलित भाव कैकेयी में जागे थे। किस में जागे थे? कैकेयी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वे जलित भाव, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझ ही में जागे। ठीक। फिर यहाँ पे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या सर जी? रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना रहता है? कुछ ज्यादा नहीं, इसी का आप हिंदी बना के लिख दीजिएगा। क्या है? कुछ मूल्य नहीं वात्सल मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी तेरा। अर्थात इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कैकेयी का विवशता एवं पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती हैं, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात पुत्र स्नेह का कुछ मूल्य नहीं है, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार कर रहा है। अगला यहाँ पे पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है भैया? पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। काम खत्म हुआ। अगला यहाँ पे आपका 5 का क प्रश्न है। 5 का क क्या प्रश्न है? ध्यान देना। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द आपको 80 शब्दों में आंसर देना है। 5 नंबर का है वासुदेव डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने करवा दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैंने कल ही करवाया है। वासुदेव सरगोवाल का भी मैंने करवा दिया है। वासुदेव सरगोवाल का भी मैंने करवा दिया। ये भाई साहब सभी का हो चुका है जीवन परिचय। आप सेट 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो आपका ये हो चुका है, तो इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। हालांकि डाल दिया हूँ, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। ये मैं पढ़ा दिया हूँ सेट 1 में ही। जो बच्चे सेट 1 तैयार किए होंगे सेट 2 सेट 3 तो उनको अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोला था ना, जो पढ़ा देंगे तो उसको आपको नहीं पढ़ना रहेगा। 4 लेखक का 4 कवि का करेंगे, ठीक है ना? उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नितिन, नितिन टेंशन ना लो, अभी गद्यांश आएगा। या आप कर रहे हैं कि सर इसको समझा दीजिए, मैं इसकी हिंदी अलग से करवा दूंगा। इसकी हिंदी जो है ना, जो आपको ये नहीं आ रही है, इसको मैं आपको अलग से क्या मुताब से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैं बैच में दे दूंगा। आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना? उसकी चिंता मत करिएगा, ये मैं सारा कंटेंट उसी में उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं इस पे ट्रिक मैं लाऊंगा, उसको कर लीजिएगा, काम खत्म। अगला यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भैया? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आपको क्या देना है? आंसर देना है। जयशंकर प्रसाद का हो गया है, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंदन पंत। कौन भैया? सुमित्रानंदन पंत हैं। चलिए देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत का क्या। यहाँ पे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंदन पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्म स्थली भी बनाया। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव इनके कार्य पर भी पड़ा। और आपने यानी सुमित्रानंद पंत ने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया। और 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की प्रवर्तन भी किया। और सन 1977 में प्रकृति का यह चितेरा साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया। और पंत का काव्य प्रकृति, मानवतावाद और अंतः चेतनावाद से प्रभावित है। पंत जी की कृतियों में स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म के विद्रोह को चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। अब कहेंगे गुरुदेव इसकी कोई तरीका बताइए। भाई साहब इसकी कोई तरीका नहीं है। आपको जो आपको साहित्यिक परिचय यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है? इसका केवल एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं पढ़ के खुद से कॉपी निकालो और लिखो 2-3 बार, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप जो पढ़ा रहे हैं पेपर को, जब आपको क्लास खत्म हो जाए पेपर पढ़ा करिए, उसके बाद आप जीवन परिचय 1-2 बार अपने खुद से लिखेंगे, आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है? मैं आपको पहले कह दे रहा हूं, 4 लेखक का 4 कवि का
इससे ज्यादा आपको किसी का जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए अगला है यहाँ पे आपका प्रश्न, क्या भैया? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पे बहादुर कहानी का सारांश मैं लेकर आया हूँ। पंचलाइट का दिया था, बहादुर का, ध्रुव यात्रा का करवा दूंगा, काम खत्म। किसी दिन ध्रुव यात्रा का एक आध ठो साहित्यिक हिंदी वालों का लाटिक करवा देंगे, उसमें हो गया। अब आपको किसी की जरूरत ही नहीं है याद करने की, मैंने पंचलाइट का करवा दिया है, बहादुर का करवा दिया है, इसी में से काम हो जाएगा। ध्रुव यात्रा का भी डाल दूंगा, अब आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो सेट आएगा ध्रुव यात्रा रहेगा, फिर उसके बाद आपको ये टॉपिक पढ़ना ही नहीं है, मैं स्किप करता चला जाऊंगा, क्योंकि मैं सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 में हमारे कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली यथार्थ की कहानी है, जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। अब देखेंगे तो सर हर सेट में अलग प्रकार से लिखे हैं, पता है क्यों? आपकी दिमाग को सर जी ट्रेंड करना है, क्योंकि आप हर किताब में सारांश अलग अलग पाएंगे। आपको अपने मन से लिखना है, किताबी भाषा नहीं छापना है। याद कर लो, बैठो, बनाकर अपने से लिखोगे तो ज्यादा नंबर पाओगे। एग्जामिनर बोलता है सर खुद से लिखोगे तो हम आपको तगड़ा वाला नंबर देंगे। ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, अंकुश 80 शब्द तो सफिशियंट है। हाँ पीडीएफ दे देंगे नितिन। ठीक, मैं जो समझा रहा हूं अगर हमारी चीजें फॉलो की तो ये शिवम गारंटी लेता है कि आप पूरा में पूरा नंबर पाओगे। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर के घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में बहादुर की खूब आवभगत मतलब मेहमानी की जाती है, लेकिन दिन बीतने के साथ ही इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी लेखक की पत्नी किशोर, जो कि लेखक का बड़ा लड़का है, मानो तो बहादुर को पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर का मान बालमन जब जब आहत होता रहता था, मतलब जब तब आहत होता रहता था, परंतु अगले दिन फिर हंसता खेलता बहादुर पूरे घर के लिए चकरघिन्नी की तरह घूम घूम फिर कर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया तो उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान के चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया और सारे घर वालों ने अपनी गलती स्वीकार कर पश्चाताप करने को ठाने, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने और उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था और ढूंढने से नहीं मिल रहा था। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा आपका स्वपठित खंड काव्य। तो यह सेट 1 में मैंने बता दिया है। कौन सचिन भैया बोलो यार, हम देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, हजारों संख्या में कमेंट आते हैं। ठीक है ना, तो किसी का रिप्लाई ना दे पाए इसके लिए माफी चाहते हैं। अगर रिप्लाई सर देने देंगे तो सर पढ़ाएंगे कब? टाइम बर्बाद होगा ना, टाइम नहीं है सर। अगर हो पाए तो सर जो भी रहेगा लास्ट में आप क्वेश्चन पूछ लिया करिए, जो रहेगा लास्ट में पूछ लो। ठीक है ना, उसको लेके कोई वो नहीं है। पीडीएफ आपको इसी में जो सामान्य हिंदी की जो आपकी बैच है उसी में आपको नीचे पीडीएफ क्लास मिलता चला जाता है वीडियो। ये सेट 1 आप खोल लेना, पहला सेट हिंदी का वहां मैं बताया हूं, आप अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा। वैसे एक एक सेट में मैं डाल देता हूं, लेकिन आप अपने जिले के अनुसार पढ़ लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है कि नहीं? नहीं होगा तो बताइए, हम उसका एक सेट बना के कि कौन से जिले में क्या क्या पढ़ना है उसका मैं एक पीडीएफ दे दूंगा। तो आप इसको खुद से अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिए खंड काव्य। ठीक है ना, ये खंड काव्य अपने जिले के अनुसार तैयार कर लीजिएगा जितने बच्चे हैं। अब कहेंगे गुरुदेव हम ही बताओ भाई हम कैसे इसके रटे, मतलब इसको रटे कि मान लो गुरुदेव मुक्ति यज्ञ का है, कभी कभी नायक नायक गांधी जी का चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन देता है, कभी मुक्ति खंड काव्य के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, कभी इतने चरण का वर्णन कीजिए, कभी उतने चरण का वर्णन कीजिए। ठीक ना? यहाँ पे एक लड़का कमेंट कर रहा है, सर कितने बच्चे लाइव हैं?
तो मैं बता दूं सर, बहुत बच्चे लाइव हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे। अच्छा, अपने जिले का नाम लिख दो। प्रीति रानी मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन बैंक नहीं, ठीक है। जितने बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, मेरे पास एक बुक है, मैं उसका क्या करूंगा, बहुत तगड़ा उसमें लिख दिखा दिया गया है खंड काव्य, मैं वही आपके साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ बना के शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो वहां से पढ़ लेना, बहुत अच्छा खंड काव्य वो समझाया है। मतलब कि किताब में तो अलग अलग दिया, बट वो क्या किया भाई, सब सारे खंड काव्य वो मिक्स किया और एक बार में दे दिया है। वो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर कौन सा खंड काव्य आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आपके जिले के अनुसार खंड काव्य आता है, सेट 1 में जाके देख लेना, वहां पर दिया गया है, ठीक है। वहां पर दिया गया है कि कौन सा खंड काव्य किस जिले में आएगा, उसको कर लेना। अगला यहाँ पे है आपका संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। मैंने आपको बताया भैया कि इसको सेट 1 में जाके देख लेना, समझा दिया हूं, और मैं वीडियो भी पब्लिश कर दूंगा कैसे आपको सेट करना है, कैसे तैयार करना है। मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, मैं माफी चाहता हूं भैया, संस्कृत मुझे नहीं आती उतने अच्छे से, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट संस्कृत के आने वाले हैं वो मैं दे दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ में उपलब्ध करवा दूंगा। तो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आपको खुद से करना है। मैं अपनी गलतियों को सर स्वीकार करता हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं आता कि भाई मैं संस्कृत पढ़ा दूंगा, गलत पढ़ाने से कोई मतलब नहीं यार, जब आता ही नहीं संस्कृत उन्हें अच्छे से तो क्या बताऊं यार। हाँ ये है कि भैया इतना आता है कि महापुरुषा लौलिक प्रलोभनेशु, हाँ बद्दाह से लेकर कहाँ तक नाट्य नाट्य जत तक है। अब भैया इसका क्या लिखना, सबसे पहले संदर्भ, फिर हिंदी अनुवाद करना है, तो इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। याद कर लेना, इस पर आपको खुद से काम करना है। तो यहाँ संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये जो संस्कृत का गद्यांश है यह महामना पाठ से ही लिया गया है, महामना मालवीय पाठ से लिया गया। मैं आपको बोला हूं ना, जहां पे सर नहीं हो पाएगा हम ट्रिक बताएंगे आपको, तो आपको सीधा काम करना है। यहाँ पे महापुरुषा शब्द कहीं दिखे, उच्च न्यायालय शब्द कहीं दिखे, उच्च न्यायालय शब्द दिखे, मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, हाँ राष्ट्र, देश, ऐसे शब्द कुछ आपको दिखाई दे, तो आप सीधा बताइए कि सर वो लिया गया है महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, काम खत्म। ये सभी में सेम लिखना रहेगा, बस इतना ही बदलाव करना होता है, इतना ही बदलाव करना होता है। तो याद करने का ट्रिक है क्या सर जी, गद्यांश का संदर्भ संस्कृत का, ठीक है ना। तो याद इसको लिखें कैसे, तरीका क्या है कि कहां से लिया गया है, महापुरुषा शब्द आएगा, उच्च न्यायालय शब्द आएंगे। तो जब ऐसे शब्द आपको दिखाई दे, कहां से लिया गया, महामना मालवीय पाठ से लिया गया है, ठीक है। फिर उसका पूरा पूरा हिंदी यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद एक आपका श्लोक आएगा, ये हर साल रिपीटेड होता है यार, हर साल रिपीटेड होता है, 7 नंबर का। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ानाय खलस्य साधो विपरीत ते ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले संदर्भ, जैसे आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है उसी प्रकार आपको पद्यांश का भी संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत जो हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नायन नामक पाठ से क्या भैया लिया गया है, और फिर इसका क्या लिखेंगे, आपको अनुवाद लिखना है। अच्छा आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, चीजों को ध्यान से सुनिएगा। शिवम जी सेट 1 खोल के देख लो, वहां पे जिले के अनुसार खंड काव्य मैंने किया है, मैं ग्रुप इसमें भी पीडीएफ डाल दूंगा, किस जिले से कौन सा पढ़ना है, टेंशन ना लो, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है, आपको मिल जाएगा। एक सेकंड थोड़ा, चलिए सर आगे देखते हैं। यहाँ पे संदर्भ क्या है, संदर्भ यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। अब चले आइए इसमें संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। बस यही पे चिन्ह करना है, यही पे चिन्ह करना है, जहां पे गद्यांश है वहां पे श्लोक कर दीजिएगा, जहां पे गद्यांश है वहां पर श्लोक कर दीजिएगा, जहां पे ये चैप्टर का नाम है वहां पे श्लोक वाले चैप्टर का नाम दे दीजिएगा। 2 नंबर आपका डन हो गया। ये लिखने का तरीका है सर संदर्भ, क्या लिखने का तरीका है, संदर्भ। अब इसका सर जी हिंदी क्या हो जाएगा,
दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनमद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। उसके बाद आपका आएगा लोकोक्तिया और मुहावरा। क्या आएगा? लोकोक्तिया मुहावरा। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट में बता दीजिए। भैया आदर्श चौधरी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। मोनू कुशवाहा जी कह रहे हैं सर जी हम भी आए, हमारे दोस्त को भी इसमें एडमिशन करवाए। बहुत बढ़िया। आदर्श को अभी मिलवा देते हैं मोनू जी। देख रहे हैं भैया आदर्श है क्या कहीं पे? कमेंट कर दो भैया। मोनू कुशवाहा जी बोल रहे हैं हमारा दोस्त भी आया यहाँ पे आज। मैं यहाँ पे डिस्प्ले यार इंस्टॉल करवा रहा हूँ, अभी ऑर्डर किया हूँ अमेजोन से। तो यार HDMI की मतलब जरूरत पड़ रही है ना, तो HDMI अभी आ रहा है मुंबई से। अब आएगा तो 4-5 दिन का वक्त लगेगा, तो आके यहाँ पे लगेगा। फिर वहाँ पे एक मैंने ऑर्डर किया डिस्प्ले, ताकि कमेंट आपका मैं सामने देख सकूं। अभी तो लैपटॉप में देखना पड़ता है, बट हम सामने करवा देंगे ना, तो आपसे एकदम आंखों में आंखें डाल के बात होगी कि नहीं। तेरी नजर सरफी शिवल्ली बातें करे बर्फी, पता नहीं क्या करके है ना। एक मूवी आई है ना पुष्पा 2। भाई सब सच बता रहे हैं, पुष्पा 2 मतलब फेवरेट मेरी मूवी है पुष्पा। मैं पुष्पा 2 को चाहूं तो मैं टेलीग्राम पे देख लूं, क्योंकि आजकल कुछ भी ट्रैक मिल जाता है। लेकिन भाई साहब हम तो जाएंगे एकदम PVR में 3D देखेंगे। कुछ भी हो जाए यार, कितना भी लगेगा। मैं और हमारे एक सर हैं जो पहले पढ़ाते थे, नीतीश सर। हालांकि अब उतने नहीं कि फिर वो गर्मी से आएंगे, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उनका एग्जाम है। तो भैया क्या डाउट है शिवांगी? बोलो भाई। पाठक जी क्या? बोलो। हर्ष क्या? सर श्लोक की ट्रिक कोई है क्या अर्जुन मिश्रा? श्लोक की जो ट्रिक है मैं आपको बता दूं। श्लोक में ज्यादा कुछ ट्रिक नहीं है। 3-4 ठो ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उन्हों के तैयार कर लो भाई, हो जाएगा। इसलिए मैं वो चीज पेपर में डाल दिया हूँ, केवल यही रट लो। ये सब बार बार रिपीटेड है। 2 ठो आते हैं, एक को आपको जरूर दिखाई दे जाएगा, उससे बाहर आता ही नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुहावरे लोकोक्तियां करते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, कामयाब होना। वाक प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपनी नौकरी पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उल्टी गंगा बहाना, मतलब असंभव काम या उम्मीदों से परे होना। तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा बहाने के जैसा है। गूलर का फूल होना, अर्थात दुर्लभ होना। वाक प्रयोग, इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना अब गूलर के फूल के समान हो गया है, अर्थात 4 दिन से वो स्कूल नहीं आए हैं, गूलर के फूल हो गए हैं। हाँ ऐसे ही होता है ना। तो ये सब कर लोगे यार, इसको लेके बहुत ज्यादा चिंता उनता मत किया करो। 4 ठो रहेगा, केवल एक ही करना है, दिमाग में डाल लो। मुहावरा 4 आएगा, केवल एक ही करना है। आप कर डालोगे, आप कर डालोगे, नहीं तो आपका पड़ोसी करेगा, आप उसको देख के कर डालोगे। परेशान मत होइए, ठीक ना। अरे गूगल मान लिया करो स्नान। यहाँ करेंगी लहर, भैया जयशंकर प्रसाद की है, कितनी बार मैं बताया हूं। लहर जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है, नोट कर लो। ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें आप पूछते हो यार, इतना मैं पढ़ा दिया हूँ। सेट 1 में जाके देखो, सेट 2 में जाके देखो, लहर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे है मक्खन लगाना, खुशामद करना। वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें मक्खन लगाते हैं। उसके बाद ये 10 नंबर वाला आएगा, एक बात ध्यान देना। अपठित गद्यांश क्या आएगा? बहुत बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, जितने बच्चे भैया। अपठित गद्यांश, यहाँ पे हजारों की संख्या में लाइव हैं। अपठित गद्यांश, ठीक है। बच्चा पूछा सर कितने हैं, गिन नहीं पाओगे, इतने लाइव हैं यहाँ पे। तुझे कितना प्यार करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपठित, अपठित गद्यांश क्या है? अपठित गद्यांश। मैं इसकी आपको ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक में बता दूंगा। फ्री में नंबर आपको मिल जाएगा। किसका? फ्री में नंबर। जब चीजों का फ्री में आपको नंबर मिलेगा तो उसकी चिंता ही नहीं करना, उसका वीडियो अलग से आपको मैं इसमें डाल दूंगा। एक दिन लाइव लेके आके समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करना, ठीक है ना। आप लोग को चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर। महेंद्र भैया कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपका है शब्द युग्म। क्या है शब्द युग्म? निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। सबसे पहला यहाँ पे जलद और जलज। तो जलद मतलब क्या होता है? बादल होता है। जलज मतलब क्या होता है? कमल होता है। अवलंब और अभिलंब, तो अवलंब मतलब क्या होता है? सहारा, और अभिलंब मतलब क्या होता है? शीघ्र होता है। क्या होता है? शीघ्र होता है। फिर निम्नलिखित में से दो वाक्यों का शब्द, मतलब यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। अक्षत का अखंडित, जिसके खंड या टुकड़े न हो। हान का लावा भी होता है। कर मतलब टैक्स और हाथ होता है। द्विज मतलब ब्राह्मण और जन्म लेना होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके आपको लिखना है। सबसे पहला है
किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, घृणा करने के योग्य को घृणास्पद कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पेपर में आएगा आपके किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी। नहीं भैया, महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री थी। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये कवि इत्री लिखा है, ये लिखा है ना, ये यहां से हटा देंगे, ये जो छोटी की मात्रा है हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा विद्वान कव इत्री थी। क्या है, कव इत्री थी। मैं भोजन कर लिया हूं, नहीं, मैंने भोजन कर लिया है। यहाँ पे ने जुड़ेगा, यहाँ पे है जुड़ेगा, यानी लिखेंगे यहाँ पे मैंने भोजन कर लिया। फिर यहाँ पे है कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखने की कृपा करें, इसका हो जाएगा कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ पे जो है सामानों, ये सामान ये खुद में एक बहुवचन है। सामान जो सामानों, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सामान खुद में एक क्या है, बहुवचन है। यहाँ पे हो जाएगा आपको कृपया मेरे सामान पर निगाह रखने की क्या करे, कृपा करें। अगला यहाँ पर तुम मेरे से मत बोलो, मेरे नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, सही से लिखो ना यार, तुम मुझसे मत बोलो, मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो। कभी तुम बोलोगे कि भैया तुम मेरे से मत बोलो, मेरे क्या होता है भैया, तुम मुझसे मत बोलो, ठीक। उसके आपके बाद आएगा रस छंद अलंकार। क्या आएगा भैया, रस छंद अलंकार। चलिए देखते हैं यहाँ पे रस छंद अलंकार करते हैं। 2-2 नंबर का आएगा। करुण रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ एक उदाहरण लिखिए। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, जब वो सर जी छोड़ के चले जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। जनवरी में आल्ट वालों की जितनी भी क्लासेस है सब जनवरी से आना, दिसंबर में भी आएंगी और जनवरी में भी कुछ क्लासेस आएंगी, परेशान मत होइए, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जनवरी और दिसंबर आपका कंप्लीट करवा देंगे। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, जब वो गुरुदेव मुझसे ब्रेकअप करके चले गए थे तो बहुत मैंने शोक मनाया था, ठीक। परिभाषा, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी ना अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी थी मिट आज। चलिए, तो ये भैया करुण रस, ठीक ना, ध्यान दे देना, याद कर लो भैया हमारे साथ। करुण रस की परिभाषा में क्या लिखेंगे, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक। अगला यहाँ पे उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण दीजिए। यहाँ भैया है उपमा अलंकार। क्या होता है उपमा अलंकार, जब दो अलग अलग वस्तुओं में उनके रूप गुण व समान धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हरि पद कोमल कमल, यानी कि हरि के पद कोमल कमल के समान क्या है, कोमल है, यानी कि यहाँ पे जो पैरों की तुलना कमल से की गई है। अगला यहाँ पे सोरठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। चलिए भैया यहाँ पे सोरठा लिखा है मैंने, किसका लिखा है, सोरठा, इसका उदाहरण तैयार कर लेना, उदाहरण तैयार कर लेना। बट मैं कहूंगा कि आप अब मत याद करो, क्योंकि सेट 1 सेट 2 सेट 3 में मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है, तो आप वहां से याद कर लो, उतना सफिशियंट है। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, छंद उतना ही हो जाएगा, दोहा सोरठा उतना कंप्लीट है। अब आपको ये सब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ये आपको इसमें मत पढ़ना। सेट 1 सेट 2 सेट 3 में मैंने दिया वो सफिशियंट है, इसको मत पढ़ो, ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न क्या है कि किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा नगर में अपने मोहल्ले की नालियों की साफ सफाई करने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पे सर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ऋण प्राप्ति के लिए। किस पर लिखेंगे, ऋण प्राप्ति के लिए। एक एक सेट में हम लोग पत्र लेखन अलग अलग करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखना रहेगा, सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हंडिया शाखा प्रयागराज। आप कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हैं, अपना जिला एटा लिख सकते हैं, बलिया लिख सकते हैं, कोई अपने जिले का नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विषय लिखना बहुत जरूरी है, विषय लिखना बहुत जरूरी है। सर विषय में लिखते क्या है, यही लिखेंगे,
पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, यही उठा के लिख दो यहाँ पे। देखिए, पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्त करने के संबंध में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, जो मन में आए वो लिख दो, ठीक है ना। अरे अखिलेश साहब ने करेजा कहना छोड़ दिया क्या? मैं सच बताऊं यार, मेरा सर दर्द हो रहा है आज। आज एकदम बुद्धि एकदम हरियाण है, सच्ची बताएं, सोए नहीं यार। रात में भाई बज गए थे 12, उसके बाद थोड़ा मैं अपना खुद का पढ़ने लगा, बज गए 3, फिर सुबह भाई सोए, उसके बाद 7 बजे ये हुआ कि चलो यार खुद का पढ़ लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर सोए नहीं, 3 घंटे की नींद ली है, तो इसलिए सर दर्द हो रहा है भाई। मत पूछो ये दिल पे क्या बीत रही है, हाँ? करेजा तो आप लोग हो ही मेरे। अरे फिजिक्स भी पढ़ेंगे, अभिषेक, सब पढ़ेंगे, चिंता ना करो भैया, ठीक है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे, हाँ महोदय, भैया जोन भी रोना गाथा होगा सब लाई के ही लिख देना यार, कोनो दिक्कत नहीं है। निवेदन है कि मैं एक शिक्षित बेरोजगार युवक हूँ, भैया इस सरकार में मुझे रोजगार मिल ही नहीं रहा है। स्वरोजगार हो तो अपने घर पर निवास क्षेत्र में पुस्तक एवं लेखन सामग्री दुकान खोलने का इच्छुक हूँ। इस संबंध में आपके बैंक द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैं सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे यथाशीघ्र ऋण प्रदान देने की महान कृपा करें। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे संलग्न, क्योंकि भैया अपना फोटो वोटो देंगे ना, आधार कार्ड लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे बहुत ही आवश्यक, काम खत्म। अब आपको ज्यादा लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है का एक बार बता दो। नितिन सर आप कहाँ से? प्रयागराज। गैलरी में कैसे डाउनलोड करें? पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, वहां पे नहीं डाउनलोड हो रहा है तो लिखा आएगा व्यू इन वेब, वेब करके आएगा, फिर वहां पे जाना, ऊपर टॉप पे क्लिक करोगे तो वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन देगा, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा लेना। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है का एक बार कमेंट करके छापो यार। करे जा लोग, कहाँ हैं आप सब एकदम, मैं क्या बताएं आप लोगन की हम हैं। सफलता मिलेगी। सर शायरी अच्छी करते हैं। अरे भैया अंकुश शायर होते तो यहाँ रहते क्या? इन स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते, अर्जुन अर्जुन मिश्रा स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते, बहुत प्रोटेक्टेड है भाई ये। वो नहीं है कि धोखा दे के भाग जाएंगे भैया, ये एप्लीकेशन है हमारा, कोई चोरी नहीं कर सकता, इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता वीडियो का, बहुत तगड़ा है। इस ना आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो ना इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो एप्लीकेशन का, नहीं तो भाई साहब फ्री की कोई बेचना शुरू कर देगा ना, फ्री में सर्कुलेट हो जाएगा निकाल निकाल के। इसीलिए तो भाई एप्लीकेशन पे लाया हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, 101 रुपए कुछ भी नहीं है कसम से। इसकी फीस सर कम से कम 700 इसकी होनी चाहिए, लेकिन तब भी हम 101 रुपए ले रहे हैं, क्या ही बताएं। कोई बात नहीं, ये रहता है कि आप लोग हमारे सब कुछ हैं, तो दिन भाई पढ़ा दिया जाता है। लास्ट में आप है सर निबंध लेखन एक एक करके कराएंगे, 4 निबंध लेखन हम कंप्लीट करा चुके हैं, और एक और 5 निबंध लेखन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हमारा ये 6वां निबंध लेखन है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में, खुद की भाषा शैली में निबंध लिखिए। मेरे प्रिय कभी ये तो हो जाएगा। नवीन शिक्षा पद्धति, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण हो चुका है, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, तो आज हम लोग करेंगे नवीन शिक्षा पद्धति। क्या सर जी? नवीन शिक्षा पद्धति पर हम लोग निबंध आज करने वाले हैं। चलिए करते हैं यहाँ पे। नई शिक्षा पद्धति एक क्रांतिकारी बदलाव है। नई शिक्षा पद्धति एक क्रांतिकारी बदलाव, इस पर हम लोग करने वाले हैं निबंध लेखन। लिखे, भारत में शिक्षा का स्वरूप लगातार बदल रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्ता बनाना है। नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे तो 5+3+3+4 संरचना, यानी कि इस नीति ने पारंपरिक 10+2 संरचना को बदलकर 5+3+3+4 संरचना को अपनाया है। यह छात्रों के समग्र विकास पर अधिक जोर देता है। अब कहेंगे गुरुदेव इका है, इस पे करेंगे तो भैया डिटेल हो जाएगा, इसलिए याद कर लो 5-3-3-4, 5-3-3-4, यानी कि 5-4 को लिखो और इसके बीच में लिख दो 4 से कम कितना भैया? 3, 5 में 2 कम 3 लिख दो। मूलभूत शिक्षा प्रबल, इस शिक्षा नीति ने बच्चों की शुरुआती शिक्षा में मूलभूत शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। कौशल विकास, छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। आगे
भाषाओं पर ध्यान। इस शिक्षा नीति में मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया है। नई शिक्षा नीति नई तकनीकों का उपयोग यानी शिक्षण में नई तकनीकों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। किसमें? नई शिक्षा नीति में। हेडिंग तैयार कर लो, अपने से लिख लेना भाई साहब, लेकिन ऐसा आपको कहीं मिलने वाला नहीं जो मैं आपको दिया हूं इतना शॉर्ट में। मैं सच बता रहा हूं, आप कॉपी उठा के देख लीजिए, बहुत लॉन्ग में दिखाई देगा। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, बहुत बड़ा में दिखाई देगा। मैंने उसका क्रक्स छोटा सा लाया हूं। नई शिक्षा पद्धति के लाभ क्या क्या है हेडिंग डाल के, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए यानी कि यह शिक्षा नीति छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर समान रूप से ध्यान देता है। रचनात्मकता को बढ़ावा, यह नीति छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करती है। यह नीति छात्रों में स्वतंत्र सोच को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। कौशल विकास, यह नीति छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करती है और जो उन्हें भविष्य में सफल करने में क्या करती है? मदद करती है। फिर अगला यहाँ पे शिक्षा को अधिक सुलभ बनाती है। यानी जो नई शिक्षा नीति है यह शिक्षण को बहुत ही सरल बनाती है। जो आप अभी तक बहुत हार्ड चीजों को पढ़ते हैं ना, अब इसको बहुत सिंपल कर दिया जाएगा। यह नीति शिक्षा को अधिक सुलभ यानी सरल बनाती है। फिर यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में निष्कर्ष। क्या लिखेंगे भैया? निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? नई शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह नीति छात्रों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। हालांकि इस नीति को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों का सहयोग आवश्यक है। शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार को मिलकर इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रयास करने होंगे। ठीक है ना? तो ये रहा आपका सेट 4 क्लास 12 हिंदी का, जो हमारा महाभारत बैच का। ठीक है ना? और इसका पीडीएफ आपको 12 घंटे के अंदर अपडेट हो जाएगा। जी हाँ, 12 घंटे टाइम लगता है अपडेट होने के लिए, तो 12 घंटे के अंदर आपका ये पूरा अपडेट हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे हैं अब वो यहाँ पे सवाल अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद करने का याद ट्रिक क्या है कि खुद से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आता रहता है। अब आप पूछो सर लैपटॉप से कैसे पढ़ें? अर्जुन जी, मैंने लैपटॉप के लिए एक लिंक दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूं कहां से। लैपटॉप के लिए यहाँ पे एक सवाल पूछे कि सर लैपटॉप से कैसे पढ़ें। अच्छा, कौन सा खंड का किस जिले से आएगा, यहाँ पे ध्यान देना सही बच्ची। जो डाउट हो पूछ लो यहाँ पे। अब हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पे डालेंगे SKMSTUDY स्टडी, डाल दिए, ऐसे डाल देंगे। अब आपका सवाल था कि सर हम कैसे पढ़ें लैपटॉप से, तो यहाँ पे एक आएगा, देखिए यहाँ पे खुला अपेक्स। क्या है सर जी? यहाँ पे अपेक्स करके आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? अपेक्स। यहाँ पे आ रहा है ना ये चीज, ये करके आ रहा है। देखिए ये याद कर लो, लिंक याद कर लो, यही डालना है HTTPS। जो लैपटॉप से पढ़ना चाहते हैं यही लिंक डालेंगे अपने फोन में, यही लिखेंगे, आ जाएगा खुल के। ये पूरा का पूरा डालना, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक डालना हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना हो गया, ठीक है ना? डाल देंगे तो सीधा ये बोलेगा भैया लॉगिन। यहाँ पे क्या कर लेना भैया? लॉगिन कर लेना। क्या कर लेंगे? लॉगिन। देखिए हो गया लॉगिन, लॉगिन हो गया। अब आपके सामने ये खुल के आ जाएगा पेज। यहाँ पे देखिए सारे पेज आ जाएंगे। ऊपर साइन अप एंड लॉगिन है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे डालो भैया अपना नंबर। हम नंबर अपना डाल रहे हैं 95 69 08 54 27। जो लैपटॉप से पढ़ना चाहता है इससे कर सकता है। ये भैया गया एक OTP है और एक पासवर्ड है, तो OTP करना। ये मेरे पे आ गया भैया OTP, मैं आपको सिखा रहा हूं, देखना। खुल जाओ भाई, OTP भेजा तो है ये 98 27 OTP मेरा है, डाल देंगे 98 27। सबमिट कर दिया। देखिए अब आ गया ना? अब देखिएगा जैसे ही खोलेंगे अब OTP डाल दिया ना। अब महाभारत में बैच मैंने खरीदा है तो व्यू कंटेंट का ऑप्शन आ गया। व्यू कंटेंट में आप क्लिक करिए। अब देखिए ये हमारे अपकमिंग है जो चल रहा है इस समय, और यहाँ पे देखेंगे बैच के अंदर। कहते हैं ना बच्चे कि सर बैच के अंदर कैसे देखें, तो ये अपकमिंग दिखाता है जब आप खोलते होंगे। एक आता है कंटेंट में, तो जब आप कंटेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आता है सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान, फिर जीव विज्ञान के अंदर फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पूरे यहाँ पे आपका हाँ दिया गया। यहाँ पे देखिए क्लास 12 बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस हैंड रिटेन मैंने पूरा दिया है। यहाँ पे बैक होते चले जाएंगे, ठीक है ना?
व्यू कंटेंट। अब फिर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कंटेंट में जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा पूरा सामान्य हिंदी का। देखिए ये पीडीएफ है, यहाँ पे देखिए वीडियो फिर पीडीएफ फिर वीडियो फिर पीडीएफ, ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है। समझ आ रहा है ना? ऑनलाइन आप लैपटॉप पे भी लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। जो अपनी क्लास चल रही है यहाँ पे चल रही है, दिखा रहे हैं अपने आप को क्लास को, ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए चल गया। इसीलिए कह रहे भैया हर चीज मैंने बहुत अच्छे सेटअप कराया है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझ में आ गया ना? मैथ का पीडीएफ करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यार वो संकीर्ण थोड़ा दिमागी दिक्कत है, इस प्रकार से आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं वो वेबसाइट से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको वेबसाइट पे पढ़ना है लैपटॉप में वो इस प्रकार से पढ़ सकता है, ठीक है ना? अब सर बात करें खंड काव्य की, तो मैं आपको यूपीएमएसपी पे गया, यूपीएमएसपी मॉडल पेपर चेक करेंगे तो अभी मॉडल पेपर नहीं आया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2023-24 है ना, अभी मॉडल पेपर 24-25 के लिए नहीं आया। छोड़िए, हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस पे क्लिक करिए, यहाँ पे हिंदी, इसको हमने किया डाउनलोड, डाउनलोड हो गया भैया, ठीक है ना? चलिए इसको हम यहाँ पे करेंगे मिनिमाइज, डाउनलोड, लीजिए खुल गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, खंड काव्य देखिए, ये देखिए भैया खंड काव्य है, ये खंड काव्य है आपके सामने। मैं यहाँ पे खंड काव्य दे रहा हूँ सामने, ये कौन सा खंड काव्य किस जिले से आएगा? मुक्तिया के खंड काव्य, कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। सत्य की जीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। रश्मि रथी, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया। आलोक वृत्त, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फरुखाबाद, मैनपुर, मिर्जापुर। त्यागपथी, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी। उसके बाद यहाँ पे श्रवण कुमार, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा और बहराइच। तो ये रहा खंड काव्य। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप बता दीजिए। एक ही बार आते हैं विमल, ठीक है ना? हाँ फिजिक्स भी आएगा, सब आएगा, सब आएगा भैया, सब आएगा। हाँ सामान्य हिंदी पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया, आप जाइए आराम से सोइए होइए, कल मिलेंगे रात में 9 बजे। जो आपके दोस्त हैं महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए तो उनसे बोलिए महाभारत बैच ज्वाइन करें और शिवम के साथ पढ़ें। हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।